गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। अभी हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था बच्चों, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, कार्यपालिका क्या है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं, उस सब के बारे में हमने बच्चों चर्चा की थी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, उसके बारे में भी हमने जाना था। और उसमें हमने ये भी जाना था कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। आज का हमारा टॉपिक भी राष्ट्रपति पर ही आधारित है, अर्थात राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसकी स्थिति और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये हमने जाना। अभी लास्ट उसमें हमने समझा था कि जो मंत्री परिषद होती है उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, यहाँ तक हमने जाना था। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का कार्य प्रयोग करने के लिए उसकी सलाह पर कार्य करता है। ये भी हमने सब जान लिया कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही अपने कार्यों का दायित्व निर्वाह करता है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति पार्ट 2 के तहत राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है, अर्थात राष्ट्रपति जो है बच्चों सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन नाम मात्र का प्रधान या औपचारिक प्रधान होता है। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है बच्चों देश का प्रथम नागरिक भी होता है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सारी कार्यकारी, विधायी, कानूनी एवं आपात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। महत्वपूर्ण है उसके पास जो शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, कानूनी शक्ति होती हैं और आपातकाल की स्थिति में भी उसके पास शक्तियाँ होती हैं। तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। जैसा अभी हमने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन बच्चों में अपनी शक्तियों का निर्वाह प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो बच्चों क्या है कि ज़्यादातर जो सलाह है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार चलना पड़ता है, उसकी सलाह को माननी पड़ता है और उसकी मंत्री परिषद की सलाह को मानना पड़ता है, क्योंकि वास्तविक जो पावर है, वास्तविक सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में ही सम्मिलित होती है, उसके हाथों में होती है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में कहा है, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है, परंतु उसके पद को प्रभावतापूर्ण एवं गरिमापूर्ण बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है न शासन करता है, यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है बच्चों कि वह पूरी तरह से एक स्टैम्प है, पेपर है, उसके पास जो शक्तियाँ हैं वह उनका प्रयोग करता है। क्या क्या शक्तियाँ हैं उसको जानेंगे आगे। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्री परिषद की कार्यवाही के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है बच्चों कि यह उसका संवैधानिक अधिकार है कि वह मंत्री परिषद की समस्त कार्रवाइयों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को प्रेषित करे या समस्त सूचनाएं उसको राष्ट्रपति को मुहैया कराए। अनुच्छेद 78 के प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के विषय में तथा विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में मंत्री परिषद जो भी निर्णय करे वह उसी को सूचना राष्ट्रपति को दे। तत्संबंधी जो सूचना राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। अर्थात समझने से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है
कि जो सूचनाएं राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मांगते हैं वे समस्त सूचनाएं उनको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। इसके अलावा कम से कम 3 अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। कब कब? प्रथम, पहली बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है एवं अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए कह सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव पास होने के लिए आता है तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसे मंत्रिपरिषद को पुनः सलाह करने के लिए, पुनः विचार के लिए उसको लौटा सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, अर्थात वह अपनी स्वेच्छा से ऐसे यदि वह समझता है तो उसको वापस कर देगा, वरना नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या निर्णय देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति को लगता है कि जो बच्चों मंत्रिपरिषद है उसने जो भी निर्णय लिया है, जो कानून बनाया है, यदि वह राष्ट्रहित में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय उसको वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए। मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के पश्चात भी वही सलाह दोबारा से दे सकते हैं, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। यदि राष्ट्रपति ने बच्चों कोई विधेयक जो उसके पास आया है यदि उसको वापस मंत्रिमंडल को वापस कर दिया है तो मंत्रिमंडल यदि चाहे तो उसे हूबहू ऐसे ही राष्ट्रपति के पास भेज सकती है या संशोधन करके उसमें भेज सकती है। उसमें राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बच्चों, यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो विपक्ष सत्ता पक्ष की तीव्र आलोचना करके उसे विधेयक पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति उसको जब पुनर्विचार को लौटाता है तो सत्ता पक्ष की तीव्र आलोचना की जाती है विपक्ष के द्वारा। दूसरी शक्ति राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, अर्थात विशेषाधिकार। ये क्या है जिसको निषेधाधिकार भी कहते हैं, निषेधाधिकार, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। अर्थात बच्चों, एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक या अन्य विधेयकों को वह स्वीकृति करने से या उनमें परमिशन देने से या उसको स्वीकार करने से मना कर सकता है। संसद द्वारा प्रत्येक विधेयक को कानूनी या कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बच्चों, कोई भी यदि कानून बनना है तो वह पहले मंत्रिपरिषद में ये दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस भी लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत उसको वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकता है जो राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अंत में यदि राष्ट्रपति के पास वह पुनः उसी रूप में भी आता है तो राष्ट्रपति को आखिरकार अपनी स्वीकृति बच्चों देनी ही पड़ती है। परंतु संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, अर्थात ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उस विधेयक को पास करके संसद को वापस लौटाना है। ठीक, तो जिसके अंदर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े, ऐसी कोई सीमा नहीं है। अतः राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के पास अपने पास यानी कि है लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे उस संशोधन को जो उसके पास आया है या जो विधेयक पास होने के लिए आया है, जब तक चाहे जब तक अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार या कई बार इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, जेब भी कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति उसे अपनी जेब में डाल लेता है। डाल लेने का मतलब है कि उसको लंबित रख लेता है। भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति अत्यधिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो का संयोजन है। जेबी वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। उससे क्या तात्पर्य है, जब कोई विधेयक उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वह चाहे तो उस पर हस्ताक्षर करे
और न उसे 10 दिन के भीतर लौटाए, परंतु जब उसे अपनी मेज पर पड़े रहने दे जब तक 10 दिन की समय सीमा समाप्त नहीं हो जाती है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति है, लेकिन वहाँ पर 10 दिन का समय अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। यदि इस दौरान राष्ट्रपति को विधेयक प्रस्तुत किए जाने से 10 दिन की अवधि खत्म हो जाती है तो कांग्रेस का स्थगन हो जाता है। अर्थात जो नियमावली है बच्चों वो अमेरिका में लागू होती है, वहाँ पर 10 दिन का समय सीमा राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई है। विधेयक अधिनियम कानून नहीं बन पाता, इस प्रकार जेबी वीटो कहलाता है अमेरिका में। विधेयक को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं है। 1986 में 1986 में संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण है। भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक अधिनियम, अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। तो उन्होंने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पर बच्चों कोई निर्णय नहीं लिया था, उसे वह अपनी पॉकेट में अर्थात निलंबनकारी शक्ति के अनुसार उसको अपने पास उसने रखे रखा। तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दी। वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था एवं 1989 में 1989 में नई सरकार चुनकर आई। यह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी एवं उसने इस विधेयक को पुनः संसद में पेश नहीं किया। अतः जेल सिंह के द्वारा विधेयक स्वीकृति देने के निर्णय में देरी का परिणाम यह निकला कि यह विधेयक कानून न बन सका और आखिरकार जिन्होंने भारतीय पोस्ट ऑफिस ज्ञानी जेल सिंह जी ने उसको जो वापस अपने पास ही रखा वह अंततः कानून की शक्ल धारण बच्चों नहीं कर पाया। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है बच्चों। साधारणतः वह अपनी संसदीय व्यवस्था में लोक दल के बहुमत दल का जो नेता होता है बच्चों उसको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के पास कोई विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि लोकसभा में किसी भी दल के जो पार्टी यानी कि कोई भी पार्टी है उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होता है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार निर्णय ले सकता है, अर्थात वह किसी भी ऐसे पार्टी को बुला सकता है जो उसकी नज़रों में सरकार बनाने की स्थिति में। वैसे तो साधारणतः वह सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आती है उस पार्टी के नेता को वह सरकार बनाने के लिए बुलाता है, लेकिन कभी कभी वह उससे छोटी पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है बच्चों। तो इस प्रकार की जो सरकार बनती है 2 या 2 से अधिक पार्टियों से मिलकर वह गठबंधन सरकार कहलाती है। तो इसका प्रयोग बच्चों राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत कर सकता है। अत्यांतिक वीटो, इंग्लैंड के क्राउन के पास अत्यांतिक वीटो का परमाधिकार है। यदि वह किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता तो संसद के मतों से होते हुए निधि नहीं बना सकता, अर्थात विधि का निर्माण नहीं हो सकता। मंत्रिमंडलीय प्रणाली के विकास के कारण 1700 ईस्वी से यह शक्ति प्राय समाप्त हो गई है। व्यवहार और आचरण की दृष्टि से वर्तमान में वीटो की कार्यपालिका शक्ति नहीं है। ये इंग्लैंड के बारे में बच्चों जो है जिक्र किया गया है। आगे है निलंबनकारी वीटो। यह वीटो जो अभी हमने समझा है जिसका अध्यारोहण सामान्यतः या सादे बहुमत से किया जा सकता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो इसे वीटो का प्रयोग कहते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया उसके पास एक विशेषाधिकार शक्ति होती है। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है बच्चों, जैसे अभी हमने बताया था, लेकिन एक बार पुनः आपको बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कि 1977 के पश्चात भारत में दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई, जिसके अनेक उदाहरण हैं। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है बच्चों, तो राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार है कि वह अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी पार्टी
को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास उस समय बच्चों स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। तो कई सारे उदाहरण इसमें दिए हैं बच्चों, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे कि ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बार बार कई बार आई थी। सन 1989 से 98 तक 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति से अपेक्षा थी कि वे हस्तक्षेप करके या सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के पश्चात उसकी सलाह पर उसे भंग कर दे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, अर्थात गठबंधन सरकार भी नहीं बन सकती, तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है उस सरकार को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है या उसको बर्खास्त कर सकता है और दोबारा चुनाव की घोषणा भी कर सकता है। अतः राष्ट्रपति को विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। जब सरकार स्थायी न हो, गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावना बच्चों अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति मुख्य रूप से एक औपचारिक शक्ति वाला पद है एवं वह राष्ट्र का अलंकारिक पद है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। अतः मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है एवं तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अर्थात वैसे तो 5 साल का कार्यकाल उसका होता है, लेकिन अल्पमत की स्थिति में उसको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है जिसकी कार्यकारी स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो एवं जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। परंतु जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राष्ट्रपति निर्णय लेने तथा देश की सरकार को चलाने हेतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के अतिरिक्त जिम्मेदारी लेता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति समूचे भारत में या किसी अन्य भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है बच्चों आपातकाल की घोषणा कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के पास बच्चों एक विशेषाधिकार शक्ति है, संकटकालीन स्थिति। यदि राष्ट्रपति को लगता है किन किन परिस्थितियों में, नंबर 1 युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के में, यदि उसको लगता है कि युद्ध की स्थिति है, आंतरिक या बाहरी किसी भी रूप में हो सकता है, बाहरी या आंतरिक, तो उन परिस्थिति में क्या है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा है वित्तीय संकट। यदि राष्ट्र में वित्तीय संकट की स्थिति हो जाए, वैसे अभी तक हमारे देश में वित्तीय संकट नहीं हुआ बच्चों, यदि वित्तीय संकट आए तो राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है कि वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। तीसरा है संवैधानिक विफलता। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, अर्थात वहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है बच्चों। तो 3 शक्तियाँ उसके पास हैं। कौन कौन सी? जो संकट काल की स्थिति में वो घोषणा करता है, एक है वित्तीय संकट, अर्थात पैसा की देश में कमी हो जाए, संवैधानिक विफलता हो जाए, या आंतरिक या बाह्य रूप से युद्ध की सशस्त्र विद्रोह की संभावनाएं बच्चों हो जाने पर भी राष्ट्रपति महोदय जो है संकट काल की घोषणा कर सकता है बच्चों। तो महत्वपूर्ण है इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का बच्चों, राष्ट्रपति। प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति की स्थिति एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। उसके बाद बच्चों भारत का उपराष्ट्रपति है, तो
भारत के उपराष्ट्रपति की भी वही शक्तियाँ, लगभग वही शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन सभी शक्तियाँ समान नहीं हैं बच्चों। उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ आपको जो है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।